नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे यात्रीगण ना हो परेशान, धामी ने संभाली कमान। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी तादाद तीर्थस्थलों पर उमड़ रही है। भारी भीड़ के चलते तीर्थस्थलों पर लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं शासन प्रशासन के लिए भी सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। आलम तो यह है कि सरकार को रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़ गए हैं। बता दें कि अब तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 29 मई तक के लिए बंद कर दिया है। और चारधाम यात्रा में उमड़ रही लोगों की बेतहाशा भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थलों पर यात्रियों की गाड़ियों को रोका है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक रहेगी। इसके अलावा धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन पर रोक के साथ ही बिना पंजीकरण के यात्रियों को चारधाम के दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सप्ताह भर में ही चारधाम की यात्रा में देखने को मिल रही अव्यवस्थाओं पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बयानबाजी में है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिससे देश विदेश में उत्तराखंड की गलत छवि जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या धामी सरकार अधूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा का संचालन कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। 10 मई से शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से सरकार की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। जगह जगह जाम और श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर रोके जाने से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को फील्ड पर उतरकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक लगाने, इसके अलावा धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन पर रोक के साथ ही बिना पंजीकरण के यात्रियों को चारधाम के दर्शन की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। ये बाबा के दरबार में आ रहे हैं, चार धामों के दरबार में आ रहे हैं। ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा, धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फबारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जिससे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई आकर देवभूमि में किसी को परेशानी हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है, आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे। मैम, इसके अलावा कोई और भी आदेश आए हैं अभी चारधाम को लेके आज बहुत सारे आदेश और निर्देश निकले हैं। सभी प्रदेशों को हम लोगों ने पत्र भेजा है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री अब ऊपर धामों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड यात्री जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं उनका
रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके अनुसार ही यात्री ऊपर जाएंगे। पूर्व में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई, ये पहली बार है, ये पहली बार है इस तरह की दिक्कतें आई। तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को अलाउ नहीं किया जाए, कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन स्विफ्टली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को कहीं भी डबल लाइन वाले सड़कों में भी मोड़ने में दिक्कतें आ रही है, वो बहुत स्लो जा रही है, उसके कारण भी जाम का बड़ा कारण है। आज देख रहे होंगे विकास नगर में हमारे स्टाफ रात भर रह गए, 400-500 गाड़ी यहाँ रोका जा रहा है, डामटा में पार्किंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से यातायात जो रुके नहीं, बाधित न हो और ये चलता रहे। वहीं सप्ताह भर में ही चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही अव्यवस्थाओं पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की, आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस का कहना है कि ना तो डॉक्टरों की व्यवस्था, न ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए पानी और शौचालय आदि की कोई व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी इंतजाम पूरे होने का दावा किया है, साथ ही कांग्रेस से भी सहयोग की अपील की है। सरकार की आधी अधूरी तैयारी है, ये सब आपके सामने दिख रहा है। सरकार भी झूठ बोल रही है, सरकार के प्रतिनिधि भी झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री और सरकार को गुमराह कर रहे हैं अधिकारीगण। कहाँ आपकी व्यवस्था है? जब 60 किलोमीटर का जाम लगेगा, आपकी तैयारी कोई नहीं रहेगी, तो आप उसको क्या पूरी तैयारी करेंगे? पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, 11 लोगों की मौत होगी आज, 4 धाम 4 दिन भी यात्रा चले हुए नहीं हुए हैं। आपकी ये तो मेडिकल की व्यवस्था है, कहीं पर भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कहीं पर भी आप देखिए कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी तैनाती आपने नहीं कर रखी है। मेडिकल कैंप नहीं लग रहे हैं, विशेषकर केदारनाथ की यात्रा में तो जगह जगह पर आपने कैंप लगने चाहिए, जहाँ जहाँ पड़ाव हैं वहाँ कैंप होने चाहिए, वहाँ पर वहाँ पर टेम्परेरी अस्पतालों का निर्माण आपने करना चाहिए, वो भी आपने नहीं किया। बिजली की हालत ख़राब है, शौचालय बने नहीं हैं जगह जगह, विशेषकर महिला शौचालयों का निर्माण नहीं है, और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, उसने सरकार की तैयारियों की पोल खोलने का काम किया है और सरकार की तैयारियों को बेनकाब करने का काम किया है। ऐसा है, चार धाम यात्रा जो है विश्व स्तर की यात्रा है और आपने देखा कि हमारे पास 25 लाख तक का आंकड़ा जो है वो रजिस्टर हो गया है और लगातार श्रद्धालुओं का जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जून तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं, अब आगे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो रोके गए हैं और स्लॉट में श्रद्धालुओं को विजिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहां पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें और उसके बाद आरोप लगाए अगर उनको कहीं कमियां नजर आए तो। लेकिन जहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट की बात है, देखिए हमारी सरकार ने हर एक जगह पे स्वास्थ्य संबंधी, परिवहन संबंधी, रैन बसेरे संबंधी, अकोमोडेशन सहित सारी फैसिलिटी जो है वो सरकार ने दी है। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि जगह जगह यात्रियों को रोके जाने के साथ ही रजिस्ट्रेशन बंद करने, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के हिसाब से उचित इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए। सवाल ये भी है कि यात्रा के कुछ ही दिनों में ये हाल है तो आगे कैसे व्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार चला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। उससे पहले आपको सीधा रायबरेली लेकर चलते हैं, राहुल गांधी पहुंचे हुए दिखाते हैं। मगर भाई, ये जो मीडिया के मित्र हैं हमारे मित्र नहीं है, अखिलेश जी और मेरे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के और अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हिंदुस्तान में क्या मुद्दे हैं, वो आपको बोलेगा बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। मगर अगर आप मीडिया से पूछो हिंदुस्तान में कौन से मुद्दे हैं,
तो कहेंगे देखो देखो अंबानी जी की शादी हो रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कोविड के समय बोला थाली बजाओ, देखो देखो क्या कमाल की बात बोली। कोविड आता है, गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, और मीडिया के मित्र कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, बात बोली। मगर अब काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो, 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। तो रायबरेली से आप सुन रहे थे राहुल गांधी को जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और पीसी थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेजी की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम विशाल गुप्ता जी के साथ में करेंगे। विशाल जी, वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को भले ही आपने आगे बढ़ा दिया, शानदार कदम मैं कहूंगी और सराहनीय पहल है, आम श्रद्धालुओं को बड़ी राहत होगी। लेकिन सर, ये तो कहते हैं ना कि बड़ी देर हो गई ये कदम उठाने में। इतनी अव्यवस्थाओं के साथ में 4 धाम यात्रा, एक तो एक ऐसा काम जिसमें लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में जाते हैं, बड़ी तैयारियों के साथ में जाते हैं, और कई बार तो सालों की लंबी तैयारी होती है तब लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं। अब आप समझिए कि एक शख्स या एक परिवार जो सालों से रुपए जोड़ रहा था 4 धाम की यात्रा करने के लिए, हिंदू धर्म में इस यात्रा को बड़े पुण्य का काम माना जाता है और बड़ा खास मानते हैं, और वो शख्स जब पहुंचता है अपने परिवार के साथ तो अव्यवस्थाओं का अंबार उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। नहीं लापरवाही लगती आपको सरकार की? सरकार अपनी जगह पे चिंतित है और उनको सूक्ष्म तरीके से, सुविकसित तरीके से यात्रा का उनका प्रारंभ जो हुआ है और दर्शन तक उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार हर कदम उठा रही है, हर उचित कदम उठाकर आगे बढ़ रही है। सर लेकिन सर बहुत जल्दी आपको रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ। सबसे पहले तो यह स्वीकार करेंगे ना कि अव्यवस्थाएं हैं, कमियां रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम लोग ये जो विपक्ष के लोग हैं आरोप लगा रहे, सरकार तैयारी के साथ है। सर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं आपको शुरू करते ही रोक रही हूँ, लेकिन ये जो श्रद्धालु जा रहे हैं ना, ये जिनके सामने दिक्कतें हो रही है ना, ये किसी पार्टी के नहीं है सर, ये श्रद्धालु हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी लगातार संवेदनशीलता अपनाते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभागीय स्तर की बैठकें कर रहे हैं, उत्तरकाशी एयरपोर्ट का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर उसकी चिंता करते हुए आगे बढ़े। हमारा मकसद, हमारा ध्येय एक ही है
कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कहीं भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, पूरा प्रशासनिक ढांचा लगा हुआ है। उसके बावजूद इतनी अव्यवस्थाएं, आप कह रहे हैं कि आपकी ओर से सारे काम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद इतनी अव्यवस्थाएं। और ऐसा नहीं है कि चारधाम यात्रा आज बोला गया कल शुरू हो गई, इसके लिए तो आप 6 महीने पहले से तैयारियां करते हैं ना। और ये बैठकें सिर्फ आज थोड़ी हो रही थी, ये बैठकें पहले होनी थी। अब तो बैठकें करना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, आम जनता कह रही है कि सर हमें दिक्कत हो रही है, 2-2 दिन के लिए हमें पर अस्थायी जगहों पर रोक दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये केवल कहने की विपक्ष के लोगों का आरोप है। सर मैं बार-बार कह रही हूं, सर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के साथ में मिले हैं, उनसे बातचीत की है। मैं आपकी बात को पूरा सुनूंगी, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे तो टोकूंगी सर, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स देखी है, लोगों को समस्या हो रही है, लोगों को समस्या हो रही है। काम में लगी है सरकार, चारों धाम की यात्रा को लेकर चिंतित थी, सरकार इसी काम को कर रही है और सरकार ने पूरी मॉनिटरिंग करी। मुख्य सचिव के 3-3 दौरे हुए, सारे प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त किया गया है। ऐसा नहीं है, डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट सारी जगह पे पॉइंट पे डॉक्टरों की पदोन्नति हुई है, अपॉइंट किए गए हैं और सारा मेडिकल सिस्टम सक्रिय है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। ये केवल आरोप लगाकर अपने चारधाम यात्रा को अपने भारत के पटल पर उसको गलत साबित करने के लिए टूले पड़े हैं। लेकिन हमारी सरकार चिंतित है, सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता अपना रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी सारे ठीक है विशाल जी, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोलूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस एक इतना ही कहूंगी कि आम जनता के श्रद्धालुओं की शिकायतों को भी दरकिनार कर देना, ये कहकर कि भाई विपक्ष है इसे तो बोलने की आदत है, ये ठीक नहीं है सर। श्रद्धा के साथ पहुंचा भक्त किसी पार्टी के लिए नहीं गया है, वो आम भक्त है, वो आपके प्रदेश का भी हो ये जरूरी नहीं है, वो देश में किसी भी हिस्से से हो सकता है, वो विदेश से आ सकता है, वो प्रभु की शरण में गया है चारधाम की यात्रा के लिए और उसको अव्यवस्था हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। ये आपके प्रदेश की बेइज्जती है, इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इन कामों में तो दिक्कतें ना हो। और ये कहना कि बस विपक्ष बोलता रहता है, ये ठीक नहीं होता हर बार। ये विपक्षों की नहीं, आपने हमारी रिपोर्ट में बाइट सुनी, जो लोग गए हैं, जो लोग कह रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, जिनको समस्या हो रही है, वो आम लोग हैं, वो आम श्रद्धालु हैं सर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन पर भी रोक लग गई है, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिए जा रहे हैं, एक साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अव्यवस्थाएं कहां पर रही, आखिर क्या कमी रह गई? क्योंकि विशाल जी तो कह रहे हैं बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्या इन बैठकों के समय में देरी हो गई? अब जो हो रही हैं इनको पहले होना चाहिए था ताकि चीजें गड़बड़ ना होती। देखिए मैडम, मेरे भाई विशाल जी ने अभी बताया कि सरकार ने हर तरीके से पूरी कोशिश कर ली, दिन रात लगी है सरकार। तो मुझे लगता है जब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, दिन रात लगी है और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं, तो यानी कि सरकार फेल, सरकार चारधाम यात्रा को लेकर फेल हो चुकी है। आज जब कोई व्यवस्थाएं करना इनके बस की बात नहीं रही, तो अंत में इन्होंने क्या करा, पत्रकारों के ऊपर केस करना शुरू कर दिया, जो बोलेगा उसके ऊपर केस। आप अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा। अगर अफवाह वो होती है जो आदमी से बोल ही रहा है, पत्रकार तो पूरे सबूत के साथ आपको बता रहा है कि यहाँ पे देखें लोग लाइन पे लेटे हुए हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने आए वो किस तरह लेटे हुए हैं, वो कैसे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, किस तरह से रास्ते में जाम लगा हुआ है। जो एक पत्रकार जो होता है, जो निष्पक्ष बताना चाहिए, जिसको और बता रहा है, इन्होंने उस पर भी केस करना शुरू कर दिया है। आज की डेट में पत्रकार भी डर रहे हैं कि आप क्या करें, बोले कि ना बोले। वो हमसे आके भी बोलते हैं कि आप बोलोगे, आप बाइट दोगे कि नहीं दोगे इस पे, चारधाम पे, क्योंकि केस होने शुरू हो गए हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है उस देश का, उस राज्य का, जहां इस तरह के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिले जो जनता को सच भी नहीं बोलने देना चाहते। अभी मैं आपकी बात को पूरा एक्सेप्ट करता हूं कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, हम इस बात को मना नहीं कर सकते। सरकार ने कोशिश करी, पूरी कोशिश करी, लेकिन उस कोशिश के बाद फेल हो गई। सरकार नहीं कर सकती। फेल होने के बाद ये मत सोचो काम नहीं होगा, काम तब भी होंगे। अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आप निश्चित एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसमें विपक्ष को बुलाएं और विपक्ष से बोले कि हम चारधाम की व्यवस्था करने में फेल हो चुके हैं, हमारे बस का नहीं है प्रोग्राम को बनाना, आप आओ हमारी मदद करो, राज्य हित में तो विपक्ष साथ देगा। विपक्ष निश्चित इसलिए तो होता है और कहीं को विपक्ष। अगर हमारे पास भी अगर आपको देने के लिए सजेशंस नहीं होंगी, सही व्यवस्था करने के लिए नहीं होगी, तो आप बोल सकते हैं कि देखो हमने विपक्ष को बुलाया, वो भी कुछ नहीं बता पाए। आप विपक्ष की निश्चित सलाह लेनी चाहिए। जब कोई कहीं फेल हो जाता है तो एक नई राह शुरू होती है और मुझे लगता है आज इन्हें नई राह पर चलना चाहिए। देश विदेश में हमारे उत्तराखंड राज्य की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए।
आज यहाँ पर हम दर्शन भी ना करने दे, भगवान के प्रभु के दर्शन ना करने पाए, कितनी कष्ट में है आदमी। आप देखिए लोग कितने कष्ट में, अपने दुख दर्द के कारण लोग भगवान के द्वार पर जाना चाहते हैं, हे प्रभु हमारे दुख दर्द से हमें निजात दिलाना। पर जब वो पहाड़ पहुंचते हैं तो देखते हैं हमारे जिनसे हम दुख दर्द के निजात का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं वो खुद हड़ताल पर बैठे। तीर्थ पुरोहितों को हड़ताल पर बैठाने का काम कर दिया इन लोगों ने। बताएं कितनी शर्म की बात है। जिस आदमी के के आशीर्वाद लेकर हमारा देश राज्य हमारे सब कल्याण होता है, आज वो आदमी हड़ताल पर बैठा है, नारे लगा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित यकीन मानिए, और हम देख रहे हैं तब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर में आज भी अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं किस तरह लोग लेटे हुए हैं इंतजार में कि अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी नहीं चल रही है और बड़ा परेशानी में लोग आ रहे हैं। तो सरकार को निश्चित इसके लिए कदम उठाने चाहिए, और सरकार कदम उठा चुकी है, उससे काम नहीं चल रहा है तो विपक्षी बैठक बुलाए और विपक्ष सरकार को सजेशन देगा और सरकार उसके हिसाब से काम। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। स्वागत सर आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। थपलियाल साहब, क्या चल रहा है? क्या ये कहना सत्ता पक्ष का कि विपक्षी हैं, बोलते रहते हैं, विपक्षियों ने चारधाम यात्रा पर भी सवाल खड़े कर दिए, ठीक लग रहा है आपको? चारधाम यात्रा है, ईश्वर से जुड़ा हुआ एक पुण्य का काम है, लोग पहुंच रहे हैं, उनके सामने दिक्कतें हो रही है। आप समझिए एक व्यक्ति जो 4 दिनों का बजट लेकर गया है, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं एक धाम के लिए भी वो अगर गया है तो एक सीमित पैसा लेकर व्यक्ति जाता है, वहां पर आपने 2 दिनों के लिए उसको एक जगह पर रोक दिया क्योंकि आप आगे नहीं जाने दे रहे ट्रैफिक को। अब वो 2 दिन तक उस जगह पर कैसे सरवाइव करेगा कि ये सुनिश्चित कर रही है सरकार? ये पहले नहीं होना चाहिए था कि शुरुआत से ही बैरिकेटिंग्स होनी चाहिए थी, शुरुआत से आंकड़े पता होने चाहिए थे कि आगे कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग रुक रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होना ठीक है बात है, देश दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन क्या प्रोसीजर और ज्यादा क्लियर नहीं होना चाहिए था? जो लास्ट ईयर भी ये समस्या हमारे आगे आई थी और इन्होंने कोरोना का वो देकर उसकी आड़ लेते हुए बचे थे। इस समय जो स्थिति है पूरे विश्व में, अगर भारतवर्ष के जो लोग हैं वो इस समय पर्यटन की ओर उनका बड़ा भारी रुझान है। मैं पूरे यूरोप में घूम के आया और यूरोप में इस समय पूरा भारत की भीड़ उमड़ के जा रही है, क्योंकि वहां पे ओलंपिक है पेरिस में और उस ओलंपिक के बाद यूरोप का टूर बंद हो रहे हैं, इसलिए पूरी भीड़ जो इस समय मैंने वहां पे देखी है, जिस तरह से एक भी नेता वहां पे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वहां के नेता काम करते हैं। आजकल इस सड़कों में उछल रहे हैं और मैंने तो तौबा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बात करना ही अपराध, इनसे कोई डिस्कस नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो क्षेत्रीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक जो डिबेट करना, जो सवाल का जवाब देना जिनको आता ही नहीं है, ऐसे लोग हमारे देश के लिए एक अभिशाप बन के उभर रहे हैं। हमें दुख है इस बात कि जो हिंदुत्व की बड़ा भारी नारा देते थे, आज देवभूमि आज खून के आंसू रो रही है इनकी नाकामी से, इनकी अनुभवहीनता से। इनको पता ही नहीं है, अगर ये राज्य बना था आज से 24 साल पहले तो इसलिए बना था कि इस राज्य में यहाँ का जो नेतृत्व है वो एक विकास की नई लौट आएगा, और जो 4 धाम की बहुत सालों से ये यात्रा आ रही है इसका स्वरूप बदलेगा माने कि हमारे पास तो पूरी दुनिया जब पर्यटन की तरफ, धार्मिक पर्यटन की तरफ अगर भारत आ रहा है तो आप अगर देखिए तो उसकी व्यवस्थाओं को करने के लिए हमारे जो नेताओं का अगर विजन होता तो इसको स्प्रेड ऑफ करते, क्योंकि हमारे पास 4 धाम के अलावा पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग है, और इन प्रयाग बेचारे आंख मुंह ताक के देख रहे हैं, कोई उनकी तरफ नहीं झांक रहा है। हमने अपनी व्यवस्थाओं पे स्प्रेड नहीं किया है। इतनी देव भूमि में ये यहाँ पे नारा तो दे सकते हैं, अयोध्या चलो, हर ब्लॉक से 6-6 हजार लोगों को अयोध्या भेज रहे हैं। अयोध्या में तो कहीं मिसमैनेज नजर नहीं आ रहा है। अयोध्या में सारी यात्रा वेल मैनेज नजर आ रही है पूरा। मैंने वहां से अपने इस्कॉन लैंड से भी लोगों को देखा कि किस तरह से वहां के यंग जनरेशन अयोध्या की यात्रा में आ रही है। मैं आई वाज सरप्राइज कि उन लोगों का भी रुझान है कि शायद राम मंदिर एक हमारे ये नालायक नेता हमारे लिए बहुत बड़ा अवसाद बन गए हैं, ये बाकी कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है क्या सर, आपके करें पास इनके आगे? लौटेंगे। ठीक है इनको थपलियाल ना साहब, सुनना ही नहीं है। ठीक है थपलियाल साहब, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर यात्रीगणों को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों आखिर यात्रियों को रास्ते में रोका जा रहा है और व्यवस्थाओं की कमी कहां पर है कि सरकार की ओर से। इस पर विस्तार से बातचीत होगी। देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरुण शर्मा जी के पास में जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया पर। अरुण जी, आखिर सीएम की ओर से लगातार बैठकें हो रही हैं, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, दिक्कत किस स्तर पर हुई? देखिए, जब चारधाम यात्रा खत्म होती है अक्टूबर या नवंबर में, तो उसके बाद हमारे यहाँ बर्फ पड़ जाती है और उसकी वजह से जो धामों की तैयारी, जो धामों के अंदर की तैयारी है, वो निश्चित तौर पर उस पर असर पड़ता है। जैसे केदारनाथ में काम चल रहे हैं, बद्रीनाथ में काम चल रहे हैं, तो बर्फबारी से निश्चित तौर पर उस काम पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जो यात्रा है वो हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए जाती है चारों धामों की तरफ। इन रास्तों को ठीक करना, इन पर बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना और साथ में यात्रियों के प्रॉपर इंतजाम करना रहने का, ये सब व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है और जिसके लिए समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर यात्रा में कमी रहती है तो निश्चित तौर पर यह सरकार का फेलियर है। अब आप देखिए, ये जो 2024 है, इसमें पहली बार तो यात्रा हो नहीं रही है। यात्रा अनादिकाल से चली आ रही है। जब से वो धाम स्थापित हुए होंगे तब से, मुझे तो याद है, बिल्कुल, तो हम छोटे थे और ऋषिकेश में रहते थे, तो उस टाइम ऋषिकेश से गेट सिस्टम चलता था। सुबह गाड़ियां गेट सिस्टम से लगती थी, उसमें यात्री जाते थे। अगर पुरानी बसों को देखे, आज तो डनलप की सीटें आ गई, लेकिन उस जमाने में लकड़ी के फट्टे होते थे, वो भी हमने माहौल देखा हुआ है। या तब भी पैदल बहुत सारे लोग चारों धामों तक जाते थे, महीनों लगते थे उन्हें, और आज भी बहुत सारे साधु संत जाते हैं। लेकिन अगर धामों में इस तरह भीड़ अचानक उमड़ पड़ेगी तो उसका उपाय तो करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी है। मैं मानता हूं कि उससे ये पता लगता है कि कितने आदमी कहां से आए, किस उम्र सीमा के हैं, किस क्षेत्र के हैं। दूसरी चीज, पिछले साल सरकार ने एक व्यवस्था करी थी स्लॉट देने की, टोकन सिस्टम की, जो भारी विरोध के बाद स्थगित करनी पड़ी। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराएं, टोकन कराएं, ले तब आए, जिस दिन जिसका नंबर हो उसी दिन आए, उससे पहले या बाद में न जाए। तो वो भी यात्री को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर धामों में जो विभिन्न पड़ाव है इसमें यात्री रोके जाएंगे तो यात्री की जेब पे फर्क पड़ेगा, वो असंतोष होगा और निश्चित तौर पर जहां जहां से वो आए हैं वहां एक गलत मैसेज जाएगा। इसीलिए अब देखिए, सरकार की कमी खुद उसके मंत्री, शहरी विकास मंत्री और उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने स्वीकार की कि अगर यात्री बिना धामों के दर्शन किए वापस जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। सारे यात्रियों के दर्शन की व्यवस्था करानी जानी चाहिए। लेकिन धामों की स्थिति देखनी पड़ेगी। धामों की स्थिति सीमित है, उसमें निश्चित सीमा तक ही यात्री आ सकते हैं। अब उससे ज्यादा आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो व्यवस्थाएं चरमराएंगी। तो उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए मुझे लगता है ये पड़ाव वाला सिस्टम चलाना पड़ेगा कि अगर ऋषिकेश से शुरू हो रही है यात्रा तो सीधे गंगोत्री तक ना जाए, बीच में कहीं उसे 6-7 घंटे बाद रोक लिया जाए, उसके बाद अगले पड़ाव पे रोक लिया जाए, फिर उसे भेजा जाए। और जो ये समय सीमा कम कर दी और समय सीमा निश्चित कर दी, निश्चित तौर पर इससे भी फर्क पड़ता है। आज हम टैक्सियों को, बसों को 9 दिन का टाइम दे रहे हैं। एक जमाने में हम जानते थे 16-16 दिन की यात्रा होती थी, क्योंकि उस टाइम न सड़कें अच्छी थी, न पड़ावों की स्थिति अच्छी थी, न व्यवस्थाएं थी। आज जब हम ये दावा करते हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं तो निश्चित तौर पर पड़ावों को, मैं थपलियाल जी की बात से भी सहमत हूं और मैं नौटियाल जी की बात से भी सहमत हूं। नौटियाल जी ने जो कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, निश्चित तौर पर कोई हर्ज नहीं है,
और कोई सरकार नीचे नहीं गिरती उससे। और फिर ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी तो नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है। दूसरी चीज थपलियाल जी ने जो कहा कि हमारे यहाँ 4 धाम के अलावा दुनिया भर की चीजें हैं देखने के लिए, हम उन्हें प्रमोट नहीं कर पा रहे। हम शीत पर्यटन की तो बात करते हैं, हम ग्रीष्म ऋतु के पर्यटन में उन धामों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे जो पंचमढ़ी, पंच केदार या पंच प्रयाग है। निश्चित तौर पर वो भी हमारी उपलब्धि है, इस देवभूमि की शान है वो जगह, तो उनको प्रमोट करना चाहिए और यात्रियों को प्रेरित करना चाहिए कि वह रुके, दर्शन करें, तब आगे बढ़े। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए बहुत सारी अहम चीजें आपकी ओर से कही गई। अब बड़ी बात यह कि सर्वदलीय बैठक की बात निकलकर सामने आई है। विशाल जी के पास वापस लौटेंगे। विशाल जी, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं करते? क्योंकि यही दल आपको बाद में खटकने लग जाते, क्योंकि ये आप पर हमला बोलेंगे। और देखिए इनका बोलना ठीक भी है, अगर जनता को दिक्कत होगी तो सवाल आप भी उठाने का हक रखते हैं और विपक्ष भी उतनी जिम्मेदारी के साथ हक रखता है, और मुझे लगता है जिम्मेदारी बन जाती है सवाल उठाना। तो सर्वदलीय बैठक की बात निकलकर सामने आ रही है या विपक्षों की बात सुनने की बात सामने क्यों नहीं होता? क्योंकि आखिर में तो फायदा आपको ही होगा। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, सब ठीक सुनिश्चित अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलेगा, तो सरकार की तो वाहवाही होगी ना। सरकार अपनी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार प्रयासरत है, लगातार सुख सुविधा दे श्रद्धालुओं को, जो आए हैं उनको चारों धाम के दर्शन हो। सरकार चाहती है कि सुविकसित तरीके से यात्रा उनकी संपन्न हो। आज हमारे कांग्रेस के मित्र ने सर्वदलीय बैठक की बात करी, अच्छा सुझाव है और इसमें सरकार काम करेगी। सरकार अभी विभागीय स्तर की बैठकें कर विभागीय स्तर की मॉनिटरिंग कर अभी अरुण जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि रजिस्ट्रेशन होना और रजिस्ट्रेशन के ना कराने वाले भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। ये एक चारधाम यात्रा की सीमा है, सीमा के अंतर्गत ही यात्रा में जितने श्रद्धालु आने चाहिए कि एक दायरा है, उस दायरे से भी ज्यादा आ जाएगी, व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। अभी हमारे अरुण जी ने कहा ये सारा विषय, लेकिन हमारी सरकार इसमें एक कदम आगे बढ़ रही है। प्रशासनिक ढांचा, कोई जान मान का नुकसान ना हो, यात्री हमारा सुख सुविधा के साथ अपनी यात्रा को संपन्न करे। जो हमने स्लॉट की व्यवस्था करी है, स्लॉट के बाद ऑफलाइन व्यवस्था भी करी, ऑफलाइन के बाद विकास नगर एक व्यवस्था अलग केंद्र खोला गया है। हर चीज की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। आप बताइए, नोडल अधिकारी लगाना सरकार की संवेदनशीलता नहीं है। सरकार नोडल अधिकारियों के माध्यम से इस यात्रा को सुंदर बनाना चाहती है, सब व्यवस्थाओं के साथ दुरुस्त करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दबाजी ना करे। विपक्ष भी आज अच्छा सुझाव दिया उन्होंने, सबको साथ मिलकर, क्योंकि उत्तराखंड का नाम बदनाम होगा तो हम सबका बदनाम होगा, ना कि एक सरकार का नाम बदनाम होगा। हमारे उत्तराखंड का माथा का जो ताज है वो खराब हो जाएगा, जो हमारे विश्व के पटल में हमारा उत्तराखंड चमकता है। आज हम सब मिलकर इस यात्रा को सुविकसित तरीके से आम जन को, अभी एक मैं परसों वीडियो देख रहा था, वहां जो बच्चे गए हुए, युवा गए हुए, वो ढोल बजा रहे, वहां के पुजारी उनको डांट रहे हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है पूरी। तो आप देखिए, जो 50 मीटर का दायरा दिया है, वीडियो रील ना बनाई जाए केवल इसके लिए। ये नहीं कि वीडियो रील बनाना या ना बनाना ये कोई आपराधिक मामला है, केवल इसके लिए कि वहां भीड़ भड़का ना हो, दर्शन करे, अपने दर्शन करके तो अपनी यात्रा को संपन्न करे, वहां इकट्ठा ना हो, जिससे यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो। हर व्यवस्था को साथ सरकार उनकी यात्रा को संपन्न कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। यानी अभी देखिए आपने जो बातें कही, इसमें एक बात और निकल कर सामने आई, जो प्रतिबंध लगाया गया 50 मीटर के दायरे को लेकर, वो तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रील्स बनाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कदम सरकार को क्यों उठाना पड़ा? आपके इस पूरे वाक्य के बाद काफी कुछ निकल कर सामने आ रहा है। मुझे लगता है बाकी के लोग समझ भी गए होंगे कि कहीं ना कहीं क्या आपने भीड़ मैनेज करने के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि वो बहुत जरूरी था, मैं इस बात से, ऐसा नहीं कि मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक धार्मिक स्थल है, वहां पर कुछ चीजों की कम से कम मर्यादाएं होनी चाहिए, वो लोगों को भी समझना चाहिए। मैं अरुण जी के पास एक बार फिर से जाऊंगी, उसके बाद आऊंगी आप लोगों के पास। अरुण जी, देखिए हमने सरकार के पक्ष की बात कर ली, सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बात सुन ली, लेकिन क्या कहेंगे आप उन लोगों से जो चारधाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं? उनको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर श्रद्धालु ध्यान रखेंगे, एक साथ जहां तक उन्हें जाना है वहीं तक जाएंगे, तो भी कम से कम नियंत्रण भीड़ पर रखा जा सकेगा और चीजें व्यवस्थित रहेंगी। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, कोई भी सरकार हो और कोई भी सरकार रही हो,
कोई सरकार नहीं चाहती कि यात्रा में अव्यवस्था हो, कोई सरकार नहीं चाहती, क्योंकि बदनामी पूरे प्रदेश की होती है। लेकिन क्या होता है कि जब क्राउड इतना ज्यादा आ जाएगा तो वो व्यवस्थाएं जो सीमित लोगों के लिए की गई थी वो धरी की धरी रह जाएंगी और निश्चित तौर पर अव्यवस्थाएं पैदा हो। और उनसे बचने के लिए जो निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन और टोकन की प्रक्रिया है उसका कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। ये प्रशासन को चाहिए कि कड़ाई से पालन कराए। देखिए उसी वजह से क्या हुआ, जब बिना टोकन के श्रद्धालु ऋषिकेश तक पहुंचते हैं, हरिद्वार से आगे बढ़ जाते हैं, ऋषिकेश भद्रकाली या तपोवन पे चेक पोस्ट पे उनकी चेकिंग होती है, उनको रोका जाता है, तो निश्चित तौर पर हंगामा होगा। वो जो अपने यहाँ से उस यात्रा के पर्पज से आए हैं, जब उन्हें रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर उन्हें भी बुरा लगेगा। इससे अच्छी बात यह है कि वो टोकन लेके आए, रजिस्ट्रेशन करा के आए, और अब जो ये वापिस भेजा जा रहा है, ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा, ऋषिकेश से ही वापिस कर दिया जा रहा है, जो भद्रकाली और तपोवन दो चेक है। मैं बता दूं आपको कि जो भद्रकाली चेक पोस्ट है उससे रास्ता जाता है गंगोत्री यमुनोत्री की ओर, दूसरा रास्ता विकास नगर होके जाता है, और जबकि जो तपोवन चेक पोस्ट है उससे बद्रीनाथ और केदारनाथ को रास्ता जाता है। अगर वहां सख्ताई हो जाए, वही टोकन चेक कर लिए जाए, वही रजिस्ट्रेशन चेक कर लिए जाए, ठीक है, तो मुझे लगता है जो धामों की अव्यवस्था है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। और मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे कि अगर यात्रा सुचारू नहीं चलती तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की बदनामी होगी, वो सरकार बिल्कुल, ये सभी के लिए पूरे उत्तराखंड की बदनामी, बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं ना कहीं देखिए श्रद्धालुओं को भी ध्यान रखना चाहिए और उन सब से भी चीजें ठीक रहेंगी, क्योंकि आखिर में एक दिक्कत भी जो आती है ना वो भी श्रद्धालु के लिए ही आती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रद्धालु को ही नुकसान उठाना पड़ता है चीजों के लिए। थपलाल साहब के पास जाते हैं। थपलाल साहब, दिक्कतें हो रही हैं, एक तरफ श्रद्धालु हैं, एक तरफ अभी घोड़ा खच्चर वालों के मामले सामने आएंगे। हम हर बार चार धाम की यात्रा के दौरान कई चर्चाएं करते हैं, कई सारे डिबेट्स करते हैं, आप भी कई बार हमारे साथ बैठे हैं। इन सब चीजों के लिए पहले से भी कुछ किया जाना चाहिए, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हो, उनके रहने खाने के लिए हो, या फिर जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। सभी जगहों पर, कई जगहों पर तो लूट होती है, जो यात्री पहुंचते हैं उनके साथ में गलत तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। तो इन सब चीजों पर क्या सरकार को पता नहीं है कि हर बार का ऐसा तो नहीं कि चारधाम यात्रा पहली बार हो रही है उत्तराखंड में, हर चीज से सरकार वाकिफ है, तो इन चीजों पर काम हर बार बेहतर क्यों नहीं होता? क्या वजह है कि आखिर हर बार वही मुद्दे, वही चीजें, वही शिकायतें निकल कर आती हैं? भीड़ पहली बार नहीं बढ़ी है सर, ये अभी इस बार भी बढ़ी है, इसके बाद जब चारधाम की यात्रा आएगी तब उसमें इस बार से भी ज्यादा ही होगी। अब तो ये लाजमी हो गया है ना, ये हम भी जानते हैं, या आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती, तो तैयारियां उस लिहाज की क्यों नहीं? और अगर भीड़ बढ़ रही है, आपकी क्षमता नहीं है, तो आप बैरिकेडिंग कर दीजिए, आप सुनिश्चित करिए कि इतने दिन में इतने लोग ही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। क्या नहीं संभव है ये? देखिए, अगर हम पुराने जमाने के इतिहास पे जाएं तो उस समय ऐसी व्यवस्था हमारे लोगों ने, स्वयं जनता ने बनाई थी अपने लिए कि हम लोग छोटे मंदिर से लेकर और अपने सबसे प्रमुख धाम बद्री केदार में भी हमने जनता के हवाले किया था। अगर ज्वालपा देवी हमारे यहाँ है तो उनको बोला गया ये थपलियालों के रणथवालों की ज्वालपा है, ये मैनेज करते हैं वहां पे। हमारा इवन बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी हमारे जो डिमरी लोग हैं, एक पर्टिकुलर लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन जब से सरकारें में डिक्टेटरशिप आते आते कि सीधी एक लाइन बनी, चिंता कर रहे हैं जी, वो चिंता वाले हमारे लिए चिंतनिया बन चुके हैं। ये चिंता वाले एक बड़ी चैन बनाकर चिंता 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 करते हुए, और नीचे कोई है ही नहीं। इसीलिए आप अभी देखिए कि किस तरह से उत्तराखंड के जंगल धक्के थे, वो भी वही है। किस तरह से इस समय हमारी यात्रा धधक रही है। ये यात्रा भी हमारी एक बंद अग्नि की तरह इस समय है, जिसको नियंत्रण करने में मेरी सरकार फेल है, क्योंकि उनको जनता का कोई साथी नहीं चाहिए। जो भी आ गए मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी ने वहां भाषण छोड़ दिए और वो चले गए, उन्होंने सचिव को भेज दिया। अरे सचिव वगैरह पहले केवल एक पटवारी अरेंज करता था यात्राएं, पटवारी बहुत बड़ी ताकत होती थी, हमने अपने आंखों के सामने देखा था। आज कहीं भी जाइए, आज सब जगह यात्री बढ़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से हिमाचल में, तो कश्मीर में, सब जगह पूरे विश्व में यात्राओं का बहुत बड़ी प्रेशर है। और उन प्रेशरों में कहीं भी आपको नियंत्रण करती हुई सरकारें, नेता नहीं दिखाई देंगे। वहां पे पर्टिकुलर व्यवस्था है, सिस्टम। औली में ट्रॉली है,
तो वहां ट्रॉली गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंदर में व्यवस्था दी गई है। आज हमारी मंदिर समितियां जो इतना बड़ा बड़ा पेड़ लेकर घूम रही है, वो मंदिर समितियां कहाँ चली गई है? क्यों उनके पास, क्यों मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, एक सचिव को उत्तरकाशी में जाके बैठना पड़ रहा है? ये चीजें बहुत संकट है, क्योंकि ये अनुभवहीनता हमारे लिए बहुत बड़ा विषय बन गई है। इन नेताओं का जो जिस तरह की ये नेता है, अगर आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये नेतागिरी जो आ रहे हैं ना वीआईपी उत्तराखंड में, इन वीआईपीओ को जनता में कन्वर्ट कर दिया जाए तो नहीं, लेकिन वीआईपी दर्शन पर तो नहीं, लेकिन थपला साहब वीआईपी दर्शन पर तो पहले ही रोक लगी थी और अब तो सरकार ने उसे और आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री खुद वीआईपी बन के चौड़ा होकर वहां पहुंच गया। क्या बात कर रहे हैं मैडम? सबसे पहले इन्होंने व्यवस्था को भंग किया। ये क्या है? व्यवस्था नहीं देखेगा, ये जो है आरोप लगा सकते हैं। आप सारे आरोप तो गलत साबित कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी दर्शन करते तो वीआईपी दर्शन कह रहे हैं आप। मतलब मुख्यमंत्री मुखिया नहीं जाएगा? अरे कोई व्यवस्था, अरे कब जाता था मुख्यमंत्री वहां? मुख्यमंत्री को जाना जरूर है। सर ठीक है, विशाल जी आराम से विशाल जी। ठीक है विशाल जी प्लीज शांत हो जाए। थपलाल साहब देखिए, सरकार के नुमाइंदे अगर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? देखिए वो तो जाएंगे और जायजा लेंगे ना, अगर वो नहीं जाएंगे तो स्थिति निकलकर सामने कैसे आएगी? थपलाल साहब आराम से, थपलाल साहब आराम से। और विशाल जी प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास। विशाल जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप टीवी पर बैठे हैं। थपलाल साहब बताइए, देखिए मुख्यमंत्री जाएंगे, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो कहती हूँ सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भी तो कोई व्यक्ति जाएगा ना। मैडम इसमें क्या होता है कि जो डीएम होता है, जिसकी जिम्मेदारी है, डीएम रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी है कि बल्कि केदार को देखे, केदारनाथ को देखे। मतलब मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री जायजा लेने, निरीक्षण करने नहीं जा सकता। वो व्यवस्था में लग जाता है, वो मुख्यमंत्री को व्यवस्था में लग जाता है। ये मुख्यमंत्री जी को इस समय नहीं जाना चाहिए जब यात्रा। ठीक है, वो आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन देखिए आप ये भी एक तरफ उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री सभी चीजों पर नजर रखें। मुख्यमंत्री अभी नहीं थे तो विपक्ष ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री तो दूसरे प्रदेशों में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री काम छोड़कर, प्रचार प्रसार छोड़कर आए समीक्षा करने के लिए, तो जायजा कर लेने और निरीक्षण करने, कम से कम जानकारी लेने के लिए तो जाएंगे ना मौके स्थल पर। आज की तारीख में जानकारी 7 समुद्र पार से भी ले सकता है। ठीक है सर, आपकी सलाह है थपला साहब, ये आप सलाह के तौर पर कह रहे हैं, नागरिक के तौर पर कह वहां जाने की जरूरत नहीं है। नहीं होता तो 56 लाख यात्री। ठीक है सर, ठीक है थपला साहब लौटेंगे। और विशाल जी प्लीज, विशाल जी आशीष जी को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। विशाल जी प्लीज हो जाइए शांत। आशीष जी, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, थपलाल साहब कह रहे हैं कि भाई उनको इस वक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कई बार वीआईपी प्रोटोकॉल के दौरान सभी लोग उस ड्यूटी में लग जाते हैं, जो मौजूद लोग होते हैं वो वीआईपी के मैनेजमेंट में लग जाते हैं। ये ठीक बात है, मैं उनकी बात भी ठीक नहीं है, हो सकता है विशाल जी उनकी बात का इंटेंशन ना समझे हो, लेकिन उनकी बात भी ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो दिक्कतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? हर कोई कह रहा है कि भाई विशाल जी कह रहे हैं कि हम तो सर्वदलीय बैठक को लेकर भी राजी हैं, इस पर भी काम किया जाएगा। अभी विभागीय स्तर पर बैठक हो रही है, इसके बाद आगे काम होगा, सर्वदलीय बैठक भी हो जाएगी ताकि सभी की बात सुन ली जाए। आपको लग रहा है कि ये सब होना चाहिए, इस सबसे चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी? देखिए मैडम, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये जो भाजपा वाले हैं वो स्वघोषित विश्व गुरु है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता वो विपक्ष की बैठक बुलाएंगे और विपक्ष से पूछेंगे। ये तो सर फ्यूचर की बात है ना, वो कह रहे हैं कि हमने तो सुझाव ले लिया है। हम सब कुछ जानकार हैं, व्यवस्थाओं के हालात देखें। बात मुख्यमंत्री की नहीं है, आप पूरा कैबिनेट को वहां बैठा लें, अगर काम हो सकता है तो पूरा कैबिनेट वहां बैठ जाए, पर व्यवस्थाएं बन जाए, व्यवस्था बननी चाहिए। आप देखें पहाड़ों के रास्ते क्या हैं, छोटे रास्ते होते हैं, इतना ज्यादा नहीं होता, ट्रैफिक होता है। अगर आप चाहें तो ये भी हो सकता है कि आप जो बाहर का ट्रैफिक आ रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को कहीं एक जगह पर रोक दिया जाए और उत्तराखंड की अपनी गाड़ियां चलें। एक बस में 40-50 आदमी, 40 आदमी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक गाड़ी में 2 आदमी बैठ के जाए और 20 गाड़ियां खड़ी हो जाए। 20 गाड़ी जाएंगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा। इससे बढ़िया अपने इस तरह की अच्छी बसें, ऐसी बसें आप चलाने का काम करें, उसमें उत्तराखंड को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ से ज्यादा से ज्यादा यात्री वहां पहुंचेगा। पार्किंग की व्यवस्था भी खराब नहीं होगी। व्यवस्थाएं तो सरकार को बनानी पड़ेगी, कई अच्छी सजेशनें आ सकती हैं। अगर विपक्ष साथ बैठेगा और बैठ के चर्चाएं करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी कई सजेशंस ऐसी आएंगी। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है।
इस दुनिया में सब कुछ संभव है। यात्रा आज नहीं हो रही, यात्रा पहले से ही होती आई है, और तब होती आई है जब सड़कें नहीं थी। आज तो सड़कें हैं, उसके बाद भी अगर यात्रा में समस्याएं आ रही हैं तो फिर उस जमाने में अच्छे थे जब सड़कें नहीं हुआ करती थी। आज सारी व्यवस्थाएं होने के बाद हम सिर्फ क्या है, चेकिंग के नाम पर भी परेशान करने का काम किया जा रहा है। आप प्रॉपर तरीके से कहां पर सुटेबल होगा, कहां बैठना चाहिए चेकिंग करने वालों को, कहां पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, चेकिंग का क्या तरीका होना चाहिए, कई बातें हैं जो इसमें बिल्कुल मायने रखती हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक भी होगी तो बहुत अच्छा निर्णय होगा। पर सरकार सर्वदलीय बैठक उन बातों में बुलाएगी जिनमें कोई औचित्य नहीं है, जहां कुछ निष्कर्ष निकलने वाली बात है। आज आप बताएं मैडम, अब स्कूल छुट्टियां पढ़ने का समय आ गया, अभी तो स्कूल भी खुले हुए थे, उसके बाद ही व्यवस्थाएं हैं। अब लगभग 30 तारीख से सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, 30 मई से। उसके बाद यात्री और बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया में लोग परेशान हैं मैडम, उन्हें जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद लेने जाना है, तो यात्री तो बढ़ रहे हैं लगातार। जब किसी के अंदर जब कोई नहीं तो भगवान का सहारा। अब आदमी ने देख लिया भाई सत्ता इसके साथ तो कुछ नहीं होने वाला, भगवान ही हमारा बेड़ा पार करेगा। और चलो यात्री तो परेशान है ही है, और वहां के तीर्थ पुरोहित क्यों परेशान है, वहां का व्यापारी क्यों परेशान है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की ओर से भी कई सारी चीजों को लेकर सवाल उठाए गए। ठीक, वहां के लोग हैं, और आप तो यात्री परेशान क्यों नहीं हो। जब वहीं के लोगों को आप खुश नहीं रख सकते, यहाँ के लोगों की व्यवस्थाएं नहीं बना सकते, तो फिर स्थिति तो ये आनी ही आनी है। तो निश्चित सरकार को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये वो समय नहीं है कि समय के साथ हम देख लेंगे, हो जाएगा, होएगा, ये चीजें सोचने का समय नहीं है। आज तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अगर सही ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी, प्रॉपर तरीके से आपके जो भी व्यवस्थाएं हैं ट्रांसपोर्ट की हो, पार्किंग की हो, तो मुझे नहीं लगता कि वहां जाने में इतनी दिक्कतें आएंगी। और इतना आप देखिए, अभी हम पीछे गए थे वहां पे, राजस्थान में भी गए थे, खाटू श्याम गए थे, कितनी भीड़ होती है, पर इतनी व्यवस्थित भीड़, किस तरीके से लोग जाते हैं और किस तरह से दूसरे रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो सरकार को ही बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर बार कह रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु जाता है वो सरकार से ज्यादा उत्तराखंड का नाम पहले आता है, सरकार बाद में आता है। उत्तराखंड प्रदेश में कभी आप सत्ता में रहेंगे, कभी आप सत्ता में रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड हमेशा वो ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है विशाल जी, देखिए व्यापारी भी परेशान है और पंडा पुरोहित भी परेशान है, ये सब क्यों परेशान है? अब इनको ये मत कहिएगा कि विपक्षी हैं, बोलते रहते हैं। हमने देखा व्यापारियों ने किस तरीके से गुस्सा, अपना विरोध दिखाया था, नारेबाजियों के विजुअल हमने अपने टीवी पर दिखाए हैं दर्शकों को। आशीष जी ने बहुत अच्छी बात बोली खाटू श्याम जी की। हाँ, विपक्ष बार बार कहता है दूसरी जगहों की कि वैष्णो देवी साइन बोर्ड की चर्चा करता है, कितनी सुंदर यात्रा होती है, सारी चीजों को सबको विपक्ष जानता भी है कि पिछली बार सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि कितने लोग ऊपर जाएंगे, तो विपक्ष ने सबसे पहले एलिगेशन लगाया, वहां के पंडित समाज ने एलिगेशन लगाया। सरकार क्या कर सकती है इसमें? सरकार यात्रा को सुंदर बनाने के लिए व्यवस्था ढूंढती है, और आपने खाटू श्याम जी का वैष्णो देवी साइन बोर्ड का जिक्र कर दिया, लेकिन आपके सामने सारी पिक्चर है। ये व्यवस्था कहां से दुरुस्त होती है, क्या गड़बड़ाती है, क्यों दिक्कत आती है, बद्रीनाथ सेवा समिति क्या क्या काम कर रही है, इतना व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है, और मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें संवेदनशीलता अपना रहे। 2013 की आपदा के बाद कितना वहां बिगड़ गया था सारा, कायाकल्प करने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केदारनाथ का जीर्णोद्धार हुआ नहीं हुआ। विपक्ष स्वीकार करता है नहीं करता इस चीज को, और स्वीकार करते करते सरकार ने 56 लाख श्रद्धालु पिछली बार अपने संपन्न कराए उन यात्रा को, और आज उसका लक्ष्य को बढ़ाकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता अपनाते हुए मौके पे जाकर उस व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों के माध्यम से उस यात्रा को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की बात आशीष जी ने बहुत सुंदर करी, अच्छा सुझाव है। हम सबको मिलकर, हम सबकी चिंता है चार धाम की यात्रा इतना सुंदर मैसेज देखा जाए, जैसे पिछली बार की यात्रा हमारा रिकॉर्ड तोड़ गई, इस बार की यात्रा भी हमारा रिकॉर्ड तोड़ जाए, और हमारे भारत के विश्व के पटल पर, भारत के पटल पर एक सुंदर रूप उसका जाना चाहिए। ठीक है
देखिए सुंदर रूप जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वही है ना कि सुंदर रूप सर कैसे जाएगा? आप ही लोग सत्ता पक्ष में, आप ही तैयारियां करेंगे, बेहतर तैयारियां करेंगे, हर बार से कुछ ना कुछ बेहतर होगा। हमने देखा है चारधाम यात्रा में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अनदेखी की जाती हैं और बाद में वो कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। मुझे अच्छे से याद है कि पिछले बार जब हुआ था तो घोड़ा खच्चरों की मौत को लेकर कितनी बड़ी संख्या में घोड़ा खच्चरों की जान जा रही थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। जो तस्वीरें सामने आई थी मतलब परेशान कर देने वाली थी, बैक टू बैक उनसे काम करवाया जा रहा था। अरुण जी, हमने देखा था, मुझे याद है कि मैंने इस पर चर्चा भी की थी और बड़े दृश्य जो सामने आए थे वाकई में वो देखने लायक नहीं थे। किस तरीके से पशुओं के साथ में अत्याचार कर रहे थे घोड़ा खच्चर वाले। तो इन सारी चीजों को छोटा छोटा समझकर इग्नोर किया जाता रहा। उसके बाद वो कब बड़ी हो गई, कब सरकार से उन पर सवाल पूछा जाने लगा, ये सरकार को भी पता नहीं चला। तो देखिए हर एक चीज देख रहे हैं। अभी देखिए शुरू ही हुई यात्रा, यमुनोत्री मार्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर किस तरीके से तैर रहा था, पतला सा मार्ग और उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब आप समझिए, वो तस्वीरें देखकर व्यक्ति डर सकता है सर। हम सब ने भी जब मोबाइल पर उन तस्वीरों को देखा तो लगा कि ये कैसी व्यवस्था है। आपने सब कर रखा होगा, लेकिन जहां पर भी कमी रह जाएगी वो सवाल उठेगा। मैं अपनी व्यक्तिगत अगर बात कर लूं, आज मैंने भी उस वीडियो को देखा, मुझे लगा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे आदमी आगे बढ़ेगा। अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए जो चीज है, आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कोई चीज छुपती नहीं, चाहे वो जानवरों के साथ होने वाले अत्याचार हो या भीड़ हो या पुलिस कहीं जबरदस्ती कुछ अपना हित साधने की कोशिश कर रही है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। उस पर एक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं होता। जहां जहां जरूरत होती है उसमें शासन प्रशासन दोनों दखल देते हैं। और उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे पशुपालन मंत्री ने घोड़े खच्चरों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और वहां एक टीम निर्धारित की गई, क्योंकि सबसे बड़ी कंडीशन जो वेदर कंडीशन है वो बड़ी खतरनाक है। आप ये देखिए कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है रात को, और जरा सी बारिश होती है तो बर्फबारी हो जाती है, खुद देख लीजिए। तो ये केवल इंसानों के लिए नहीं, ये पशुओं के लिए भी बुरी स्थिति है। तो इसीलिए उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि गर्म पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और होना भी चाहिए। हम इंसान हैं तो हमारे साथ जो जानवर रहते हैं उनके साथ भी मानवीय व्यवहार होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी चीजों पर नजर होनी चाहिए ताकि चीजें सुनिश्चित रूप से चलती रहे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यही कह रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमें अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सीएम ने कमान संभाल ली है और देखिए अब इंतजार उस वक्त का है जब पूरी तरीके से चारधाम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी और चारधाम यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।